हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सत्या क्लासेस में। मैं राज पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर इन्वायरमेंट। ये चैप्टर 15 है एनसीईआरटी क्लास 10 से। आवर इन्वायरमेंट का मतलब हमारा पर्यावरण। ये वीडियो हिंदी में है तो मुझे नहीं पता कि इसको पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप इसको पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप इन्वायरमेंट शब्द बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली इमेज कुछ ऐसी जो ग्रीनरी से भरी हुई है ना? तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट वो सब कुछ होता है जो हमारे आसपास है। उसमें लिविंग भी आता है और नॉन लिविंग भी आता है। तो हम लिविंग को बोलते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग को बोलते हैं एबायोटिक। ठीक है? तो जितनी भी क्रिएचर या फिर वाटर या एयर, ये सब कुछ जो हमारे आसपास है, ये सब कुछ इन्वायरमेंट है। ठीक है? तो हम बायोटिक और एबायोटिक से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि इमेज के फॉर्म में है। यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स, प्रोटिस्ट, फंगस, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ये सब कुछ हैं बायोटिक में। और एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग आते हैं उनको हम रखते हैं, जैसे वाटर है, लाइट है, सॉइल, एयर, मिनरल, ये सब कुछ एबायोटिक है। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो किसी भी लाइफ को अफेक्ट करता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है या उसको डिस्ट्रक्ट करता है। ऐसा कब होता है? जब हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब जैसे कि इन्वायरमेंट हमारे लिए फिजिबल होता है तो हम इन्वायरमेंट में रहने के काबिल होते हैं, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट को गंदा बना दें तो वही इन्वायरमेंट हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डालता है। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादातर हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अपने डेली लाइफ में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाती हैं। डिकम्पोज का साफ मतलब ये है कि वो रॉट हो जाते हैं, मतलब नहीं रहता उनमें कुछ ऐसा जो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्लास्टिक, कुछ केमिकल्स जिनमें डीडीटी आता है और फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या करते हैं? अर्थ को एक तरीके से बंजर बनाते हैं और ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब इनके ऊपर बारिश का असर नहीं होता, एयर का असर नहीं होता, इनके ऊपर ऐसा कुछ असर नहीं होता जिससे ये डिकम्पोज हो सके। तो ये डिकम्पोजेबल नहीं होते और इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना? ठीक है? अगर आपको इसकी नोट्स बनाना है तो यहाँ से आप देख के नोट्स भी अपना साथ ही में बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इमेज लिया है, ये गूगल सोर्स से लिया है इमेज। जैसे आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो हैं ये तरबूज है और कुछ जैसा कि मुझे दिख रहा है कुछ पत्तियाँ भी हैं। ये सारा कुछ ऐसा होता है जो डिग्रेडेबल होता है, तो ये होता है बायोडिग्रेडेबल में आता है। ठीक है? और इसके बगल में आप एक इमेज और देख रहे हैं, वो इमेज है जिनमें कुछ पॉलीथीन है, चिप्स, कुरकुरे, टकाटक टाइप का। तो ये सारा जो होता है इनर्ट होते हैं और इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है? और ये रहा वो डीडीटी। डीडीटी जो होता है वो इंसेक्ट किलर होता है, इंसेक्टिसाइड होता है और इसको जो फार्मर होते हैं वो अपनी फील्ड्स में यूज़ करते हैं, है ना? ठीक। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जितनी भी होती हैं वो इन्वायरमेंट को परसिस्ट करते हैं लंबे समय तक, मतलब वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और इससे क्या होता है कि इकोसिस्टम के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर अब इकोसिस्टम क्या होता है? ठीक है? तो इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है। पहला मैन मेड इकोसिस्टम, दूसरा होता है नेचुरल। मैन मेड का मतलब है जिसे हम बनाते हैं, जैसे कि क्रॉप लैंड या फिर एक्वेरियम, है ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने दो लिखे हैं। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपके ब्रेन में इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करवा देता है, तो इस वजह से कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ठीक है? और जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उनमें भी दो टाइप होते हैं,
ये देखिए ये एक्वाटिक है और ये है टेरेस्ट्रियल, या फिर इसको हम लैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, तो जो एक्वाटिक है इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मरीन इकोसिस्टम और एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो मरीन होता है जैसे कि सी हो गया, ओशंस हो गया, यहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है। लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है जैसे रिवर का, लेक का, पॉन्ड का या फिर पूल का, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर लैंड इकोसिस्टम है उसके एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट है या फिर ग्रासलैंड है, डेजर्ट है और भी बहुत सारी, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने क्लासीफाई किया है वो जिस तरीके से इकोसिस्टम में रहते हैं उसी के बेसिस पे। तो सबसे पहला इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं, शुगर और स्टार्च को, जिसका हम शुगर स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम फूड भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम फूड कहते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी ग्रीन प्लांट या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी कैटेगरी में आता है। और ये कैसे करते हैं, तो ये यूज करते हैं लाइट एनर्जी का, और एक रिएक्शन होती है इनके अंदर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मैं एक बार में इसको पढ़ दूं, ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड, फूड में क्या, शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक substance using light energy that is called as photosynthesis, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है कंज्यूमर्स की। अब एक जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट की हेल्प से, दूसरा वाला कंज्यूम करेगा इसे। तो सेकेंड कैटेगरी है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स में दो तरीके का होता है, वो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, वो चाहे डायरेक्ट डिपेंड करें या फिर इनडायरेक्ट डिपेंड करें, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते ही हैं। अगर हम दूसरे आसान भाषा में कहें तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए फूड को सीधा सीधा जाके कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। इज इट क्लियर। अब कंज्यूमर्स की भी कुछ कैटेगरी है, जैसे पहला हार्बीवोर, फिर इसके बाद आता है कार्निवोर, और इसमें आता है पैरासाइट, और इसी में चौथा आता है ओमनिवोरस, ठीक है। तो ये चार कैटेगरीज हैं। अब इनको हम थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। जैसे हार्बीवोर की बात करते हैं, तो हार्बी का एक अगर आप फीलिंग वाला समझना चाहें तो जैसे ग्रास वाला, ग्रीनरी जितना भी चीज़ होता है उनको खाने वाले होते हैं हार्बीवोर। तो ग्रास ईटर्स इनको कहते हैं। और इनमें एग्जाम्पल क्या आता है, काऊ आता है और डियर आता है। कार्निवोर्स की बात कर लें तो ये मांस खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया। इसके बाद आगे आते हैं पैरासाइट में। पैरासाइट ऐसे होते हैं जो साथ ही में रहते हैं और क्या करते हैं, अपने होस्ट के बॉडी से उसी पे रहेंगे भी और उसी से खाएंगे भी। तो इनका काम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे प्लाज्मोडियम देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम ऐसा है जो जिसके साथ रहेगा उसी में से खाएगा भी। और इसके बाद आते हैं ओमनिवोरस। ये ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्रो, या फिर आजकल के ह्यूमन बींग्स में भी इनको आप कंसीडर कर सकते हैं जो दोनों खाते हैं, बट सारे ऐसे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल पे वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है। जो सभी खाते हैं उन्हीं के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। जो तीसरी कैटेगरी हमारी है वो है डिकम्पोजर्स की। ये आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स नाम से ही लग रहा है कि ऐसे जो डिकम्पोज करेंगे यानी कि डिस्ट्रॉय करेंगे चीज़ों को, वो कौन है, वो है फंजाई है और बैक्टीरिया है। ये डिकम्पोज करते हैं किसको, डेड प्लांट को या फिर एनिमल को, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं, उनको डिकम्पोज करके ये सिंपलर वन में ले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिकम्पोजर्स का काम क्या हुआ, ये बड़ी मदद करते हैं जो रिप्लेनिशमेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर का। ये फोटोज़ हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे जो फोटोज़ आप आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें देखिए सारे के सारे प्लांट जैसे दिख रहे हैं। और ये देखिए एप्पल है,
एप्पल भी है जो कि प्रोड्यूसर है, एक प्लांट से निकल के आता है और उसको कौन खाता है, तो ह्यूमंस खाते हैं। ठीक है, ऐसे डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स में ये भी आप ये देखिए ये सारे इमेजेस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फूड चेन की। मतलब ये है कि जो हार्बीवोर होते हैं, यानी कि जो हर्ब्स यानी कि ग्रास खाते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, जो ओमनिवोर्स होते हैं, ये एक दूसरे से आखिर में कैसे रिलेटेड हैं। तो ये जो रिलेशन है वो बताता है फूड चेन, और ये किसके ऊपर काम करता है, ये बायोटिक पे चलता है। ठीक है, तो वही बात है ना कि जो जिंदा रहेगा वही तो खाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा छोटा सा। ग्रास को डियर खाता है और डियर को लायन खाता है। ये 3 स्टेप का फूड चेन है। ठीक है, एक बड़ा सा फूड चेन कंसीडर करते हैं। ये है ग्रास जो प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर खा लिया, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब इसने डायरेक्ट ग्रास को खाया। अब ग्रास हॉपर को बर्ड खा लिया, तो बर्ड बन गई सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस प्रोड्यूसर पे डिपेंड जरूर करती है। अगर ये प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी वाला ना खाता तो ये बर्ड डायरेक्ट तो ग्रास खा नहीं सकता था, डायरेक्ट नहीं खा सकता था, तो इस वजह से ये चेन में चलता है। अब इस ब्लू बर्ड को स्नेक ने खाया, जैसे स्नेक ने खाया ये टर्सरी कंज्यूमर बन गया। ठीक है, और उसके बाद स्नेक को आउल ने खा लिया, और उसके बाद ये बन गया आउल का जो डेथ टाइम होगा वो मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज कर देंगे, और वहाँ जहाँ ये डिकम्पोज होगा फिर से वहाँ पे वो फर्टिलिटी हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगा वो जगह, और वहाँ पे फिर से ग्रास आ जाएगा। ठीक है, तो फूड चेन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम नोट करेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं। फूड चेन में बायोटिक कंपोनेंट हैं जहाँ पे कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल वो लेवल है जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट का एनर्जी एक्सचेंज होता है। ठीक है, हर लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे जहाँ जहाँ पे एक्सचेंज होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो 1% सनलाइट जो है वो कैप्चर करते हैं जो उनकी पत्तियों पे गिरती है। मतलब चाहे जितना गिर रही है लेकिन उनमें से उनको यूज़ कितना करना है, बस 1%। ये सरप्राइजिंग है ना, तो ये आप हमेशा याद रखें और नोट कर लें। अब जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है फूड चेन में। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एनर्जी एक ही डायरेक्शन में बहती चली जाती है। मतलब इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, ये देखिए ग्रास से चल रहा है और ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को बर्ड ने खा लिया, फिर बर्ड को स्नेक ने खा लिया। तो देखिए सारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में बहती हुई जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, ये भी बात नोटिसेबल है। ठीक है, तो क्या होगा अगर ऐसे में एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रही है तो एनर्जी के अमाउंट में ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये तो इजी है। ठीक है, तो चलो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल डायग्राम है और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोड्यूसर होंगे, फिर क्या करेंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अब प्राइमरी वाले को कौन खाएगा, सेकेंडरी वाला खाएगा। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है अच्छे से। तो प्राइमरी को कौन कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी वाला कंज्यूम करेगा, और सेकेंडरी के बाद टर्सरी वाला कंज्यूम करेगा। अब देखते हैं एनर्जी कैसे इनमें फ्लो हो रही है। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है इंडिकेट करता है एनर्जी के फ्लो को। ठीक, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो जब ये सेकंड लेवल पे जाएगी तो इसमें 100 किलो जूल एनर्जी बचेगी, और थर्ड लेवल पे जाएगी तो 10 किलो जूल, और फोर्थ यानी कि टर्सरी पे जाएगी तो 1 किलो जूल। आखिर में जो एनर्जी है इसका लॉस कहाँ हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी कंज्यूमर प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करता। हर बार वो कुछ ना कुछ उसमें छोड़ देता है, और जब वो छोड़ता है तो मतलब वो एनर्जी को ही छोड़ रहा है।
जो उसको खाना है, जो इम्पोर्टेंट है वो निकाल के खा लेगा, बाकी चीज़ों को छोड़ देगा। तो इस वजह से एनर्जी का फ्लो देखिए ये डिक्रीज आपको मिलता है। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट करके। तो इसलिए अगर आप इसका परसेंटेज वाइज बात करें तो जो 10% एनर्जी होता है वही ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, और बाकी जो है वो 90% एनर्जी यूज़ हो जाता है उसी ट्रॉपिक लेवल पे उसके लाइफ प्रोसेस में। अब लाइफ प्रोसेस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो जीना भी है या फिर अंत तक है वो मरना भी है। ठीक है। जैसे एनर्जी का डिक्रीमेंट होता जाता है ट्रॉपिक लेवल में, लेकिन जब हम बात करते हैं हार्मफुल केमिकल्स की तो ये हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है ना। तो ये इंक्रीज कुछ ऐसे दिखता है। एग्जांपल में आप देखिए, ग्रास में अगर 10 ppm पड़ा हुआ है और ये DDT होता है, ये DDT है, तो जो डियर में इसका एक्यूमुलेशन होगा वो 200 ppm होगा, और ये ppm को हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। जैसे आप परसेंटेज समझते हैं जो कि पर 100 होता है, वैसे ppm जो होता है वो पर 10⁶ होता है, पार्ट पर मिलियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि लायंस में इसका जो एक्यूमुलेशन होता है वो 5000 ppm होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है DDT का, लेकिन अब एक्यूमुलेट तो हो ही रहा है। अब सबके मन में, आप लोगों में ये क्वेश्चन तो आ ही गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर में जो केमिकल्स हैं वो कैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं जाके डियर के अंदर इतने ज़्यादा, जबकि ग्रास में तो 10 ही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रास का ऐसा कितना ज़्यादा अमाउंट जो है अपने पूरे जितना भी लाइफ टाइम है डियर की वो खाता होगा। तो जो एक्यूमुलेशन है वो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रास को कंज्यूम कर रहा है डियर उसका बढ़ ही जाएगा जो अमाउंट होगा टॉक्सिक का। और अगर लायन है जो कि डियर को ही लाइफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो जिसके अंदर इतना ppm DDT बना हुआ है उसको वो कंज्यूम कर रहा है और ऐसे पता नहीं कितनों को खा चुका है, तो उसके अंदर का जो टॉक्सिक लेवल होगा वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता है, और इस चेन को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, या फिर कहीं कहीं आपको बायो एम्प्लीफिकेशन भी दिख सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन या फिर डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन, तो उसमें आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। साथ ही में आप एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। ये मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल अगर नहीं दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और फिर आप इससे अच्छा है कि बायोमैग्निफिकेशन भी ना लिखो। ठीक है, अगर लिखना है तो पूरा लिखना है, ठीक है, अच्छा आधा ही लिख लेना, जिसका जो मन करे वो लिखे। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें, और अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस एग्जाम्पल को ज़रूर लिखें। ठीक है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है इसका। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो दोनों को कंज्यूम कर लेता है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नेचुरली द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न एंड दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बचपन से आप फूड वेब देखते हुए आ रहे हो, तो फूड वेब जो होता है वो कई सारी जो फूड चेन्स हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है, और जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आपको पता है, अब मैं अगर बताऊं आपको तो ये फूड वेब बना कैसे। जैसे आपको पता है कि एक चीज़ जो है वो कई चीज़ों को खाता है, बस बन गया, लिंक बन गया। अगर एक कोई भी एनिमल है, बर्ड है, जो किसी एक ही चीज़ को खाता है तब तो इसका कनेक्शन किसी से नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये 10 चीज़ों को खाता है तो वो 10 चीज़ें किसी और को खा खा के खुद बनी होंगी। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही फूड वेब बनता है। जो एनर्जी का लॉस होता है ट्रॉपिक लेवल पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे वो बहुत ज़्यादा होता है, और
थोड़ी ही अमाउंट की एनर्जी बचती है जब आप 4 ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। दिस इज यू हैव सीन इन द डायग्राम ऑल्सो, दैट डायग्राम, लेट मी शो यू अगेन, ये दिस ओके, यहाँ पे आपने इसको देखा था। तो इसके बाद है जनरली जो ज़्यादा पॉपुलेशन है लोअर ट्रॉपिक लेवल पे इकोसिस्टम की, जैसे कि अगर एग्जांपल लें इनका, तो जो पॉपुलेशन है प्रोड्यूसर्स की वो सबसे ज़्यादा है देन द कंज्यूमर कार्निवोर लाइन पॉपुलेशन, है ना। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। बट सबसे पहले हम ये तो जान लें कि ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज कैसे होते हैं, है ना। तो ये ऐसे अराइज होते हैं जैसे चेंज अगर इन्वायरमेंट में कोई भी होता है तो वो हमको अफेक्ट करता है ना। वैसे ही जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंट को चेंज करती हैं, और इस वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होता है, और इससे ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू होता है। तो कुछ प्रॉब्लम जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पहली प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है वेस्ट डिस्पोजल। तो चलिए हम वन बाय वन शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ओजोन लेयर होता कहाँ है। ये एक बहुत ही लार्ज एरिया में पाया जाने वाला है पूरा लेयर, और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट ही है। और कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव सी लेवल, ये रेंजिंग है इसकी। अब अगर हम ओजोन को देखें कि जमीनी स्तर पे ये क्या काम करता है, तो ये एक डेडली पॉइजन है। डेडली पॉइजन का मतलब है ये जानलेवा है। अगर ओजोन कोई भी इनहेल कर ले, ये गैस है ओजोन, अगर इसको इनहेल कर ले कोई, तो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी से डेथ का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। ये O3 होता है, ऑक्सीजन के तीन एटम्स मिलके ओजोन को तैयार करते हैं। तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसी के बदौलत ये ओजोन लेयर बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा है। जो सिंपल हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन पर जब सनलाइट पड़ती है ना, तो ये ऑक्सीजन अपने आप को स्प्लिट कर लेता है। इसको आप स्प्लिटिंग बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और जब ये एक O2 से कंबाइन होता है, ये सिंगल O2 से कंबाइन होता है, तो ये रिजल्ट एज अ रिजल्ट बनाता है O3, और इसी को हम बोलते हैं ओजोन, है ना। ओके। अब इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल क्यों कहते हैं, तो ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे तो मुझे लाइट नहीं दिख रहा है लाइट, है ना। ये देखो HNU से हम इंडिकेट करते हैं लाइट एनर्जी को। ठीक है, ये पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओजोन लेयर होता है, ये है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, और यहाँ पे ये ओजोन लेयर है। यहाँ से सोलर रेडिएशंस आता है, और इसमें होता क्या है कि जो नीचे से CFCs या फिर HCFCs या VOCs ये सब यूज़ किया जाता है। अब जैसे CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ACs रेफ्रिजरेटर्स यहाँ से निकलता है, HCFCs भी ऐसे ही निकलता है, और जो ये VOCs है, ये जो है ये कुछ ऐसा है जिसका नेचर होता है वोलेटाइल, और इसको पूरा हम बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो VOC होता है, इसको बोलते हैं हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमें समझ में आता है, वोलेटाइल का क्या मतलब है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो इजीली
गैस में कन्वर्ट हो जाए, कहने का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, ऐसे को हम बोलते हैं वोलाटाइल। तो जब इनका यूज़ फार्मर्स करते हैं तो वहाँ से ये इनका नेचर तो वोलाटाइल है, तो एयर में इजीली आ जाते हैं और ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बोलते हैं। तो यही प्रॉब्लम है इसकी। जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो जो सनलाइट है, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट भी आता है, तो अल्ट्रावायलेट को सनलाइट प्रोटेक्ट करता है, मतलब अल्ट्रावायलेट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। लेकिन तब ऐसा नहीं होगा जब ये लेयर डैमेज हो जाएगा और अल्ट्रावायलेट हमारे यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आखिर में हम अल्ट्रावायलेट से डर क्यों रहे हैं? तो अल्ट्रावायलेट से डरना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से हेल्थ हैजार्ड होता है, जैसे कि स्किन कैंसर होता है, कैटरैक्ट होता है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और इसी से पूरा प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ओजोन जो है वो ख़तरनाक है। तो अगर हम इन सब के यूजेस से बच जाएं तो फिर बहुत अच्छा है, तब ओजोन लेयर भी डिप्लीट नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। ये जो पहला डिक्लाइन हुआ था ओजोन लेयर का वो अंटार्कटिका में मिला था, और ये 1985 की बात है, और उसको ओजोन होल कहा गया था, मतलब लेयर में एक होल हो गया था। तो जिसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये भी मैंने गूगल से ही लिया है, और ये फोटोग्राफ्स आप देखिए 2014 में ये सिचुएशन था, फिर 15, फिर 16, 17 और 18, फिर ये सारे सिचुएशन थे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी 2020 में हो गया, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन के चलते जितने भी जो एसीज थे, जैसे कि व्हीकल नहीं चलेगा तो जो कार की एसीज हैं वो सारी भी बंद ही रहेंगी। ऐसा बहुत सारा फैक्टर, जो भी फैक्ट्रीज बंद थी वहाँ से भी CFCs नहीं रिलीज़ हुए। तो इन सब के बंद होने की वजह से आप ये फोटोग्राफ देखिए मार्च 26 का और ये अप्रैल 26 का, ओजोन लेयर देखिए कितना ज़्यादा एकदम मतलब स्वस्थ हो गया, एकदम भर सा गया है ना। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। अब ये जब ओजोन लेयर जो अंटार्कटिका का होल था, वो होल जो है वो ओजोन ने दोबारा से रिकवर कर लिया। अब रिकवर कर लिया तो इससे क्या होगा, इससे हमारा तो फ़ायदा ही है, क्योंकि UV रेज तब नीचे तक नहीं आ पाएंगी, और जो इतनी सारी स्किन कैंसर और कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम है इससे हम बच जाएंगे। अब इसका वजह क्या है, तो जो ज़्यादा CFCs यूज़ करते हैं, जिसको आप सिंपली क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हो, ये एक सिंथेटिक होता है, ठीक है, और ये एक इनर्ट केमिकल है, मतलब ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करता, और ये खुद भी बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम, एक फ्रियॉन भी होता है इसी में, फ्रियॉन आप नाम याद रखना, ठीक है। ये फर्दर जो क्लासेस होंगी 12th की, उसमें आपको ब्रॉडली पढ़ाया जाएगा। इनका यूज लेकिन जो होता है वो रेफ्रिजरेंट में होता है, जो ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इन्हीं का यूज़ होता है। तो इन सबसे क्या होता है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होता है, ठीक है। अब एक सिंगल क्लोरीन जो है एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। तो आप सोच लीजिए कितना खतरनाक है। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने बड़ा अच्छा काम किया है, मतलब इस पे एन एग्रीमेंट ऑफ द फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, तब से यहाँ पे जो है ये जो CFC है वो नहीं बनाया जाता। ये कायोटो प्रोटोकॉल था और जो सारी कंट्री पे लागू हुआ था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गार्बेज के डिस्पोजल की। तो ये गार्बेज का मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया है, ये हर शहर के बाहर आपको देखने को आसानी से मिल जाता है। तो फिर हम गार्बेज डिस्पोजल की बात ही क्यों कर रहे हैं, और इतना गार्बेज आया कहाँ से कि इसको हमें डिस्पोज करना पड़ता है या करना पड़ रहा है ना। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और जो कंज्यूमर्स की डिमांड हुई है गुड्स को लेके, कोई भी गुड है, मतलब वो चाहे चिप्स, कुरकुरे, टकाटक, फूड आइटम, जो भी कुछ है, वो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है इसकी, और जिसकी वजह से उसको पैकेट में डाल के देना पड़ता है और वहाँ पे गार्बेज निकलता है, वेस्ट निकलता है। तो जितने भी अर्बन एरिया हैं, जैसे सिटी टाइप के, यहाँ पर तो ये ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो बाहर ऐसे डैम्प यार्ड बनाया जाता है, और इन डैम्प यार्ड्स में क्या करते हैं, ले जाके जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे
जो भी नगर पालिका होता है वो ये सारा काम देखता है ना। तो सिटी स्वच्छ रहे, लेकिन इसके बाहर भी डैम्प यार्ड बनाते हैं। अब ये डैम्प यार्ड भी हार्मफुल है। अब चलो हम देखते हैं ये कितने वेज में हार्मफुल है। तो जो सॉलिड वेस्ट है, इन्हीं को हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। वो इतने तरीके से होते हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इनमें एक ओपन डैम्पिंग होती है। ओपन डैम्पिंग जो होता है कन्वेंशनल मेथड है, जिसको बस आपको क्या करना है, एक जगह पे एक सिलेक्टेड एरिया है टाउन में, वहाँ पे ले जाके चीज़ों को फेंक देना है। लेकिन जब ये खुला खुला पड़ा होगा तो इससे पोल्यूशन होगा, ठीक है, तो इससे पोल्यूशन होता है, इसका ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या होता है कि गड्ढा खोदते हैं और वेस्ट को ले जाके जो लो लिविंग एरिया होता है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे ले जाके इनको हम डैम्प कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उनको रोलिंग विद बुलडोजर्स, वहाँ पे ये लोग इसी की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, अंदर गड्ढे में डाल कर बंद कर देते हैं। एक तरीका और भी है कंपोस्टिंग का, लेकिन कंपोस्टिंग जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट पे काम करता है। अब एक हम पिट बनाते हैं 2x1 मीटर का, ये एक क्यूबॉइडल पिट होगा, एक गड्ढा होगा। और क्या करते हैं, इसमें एक थिन लेयर सॉइल से कवर कर देते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको डाल के, और एक थिन लेयर सॉइल का उसके ऊपर डाल देते हैं। 2-3 महीने बाद ये जो गार्बेज था हमारा पिट के अंदर, ये पूरा पूरा ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है ना। और ये फिर होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एक चौथा प्रोसेस आता है रिसाइकलिंग का। कुछ सॉलिड वेस्ट जो ऐसे होते हैं जिनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, इसके लिए भी मशीन ही आती है। और इन मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है नया आइटम बनाने में। पहले इनको छोटे छोटे में ब्रेक करते हैं और उसके बाद और भी प्रोसेस लगा के नया आइटम बनाते हैं। तो यहाँ तक कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे प्लास्टिक, मेटल, इनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है ना। तो एक तरीका तो हमें मिल ही गया, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, चलो लेकिन रिसाइकिल तो कर ले रहे हैं ना, वही ठीक है। अब एक और रीयूज़ का बात आता है। ये बहुत ही आसान और एक कन्वेंशनल टेक्निक होता है किसी आइटम को बार बार यूज़ करने के लिए। तो जैसे कि पेपर है, पेपर को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, इन्वेलप्स बना सकते हैं, और बहुत सारा यूज़ है। तो ये मैंने एक लोगो लगाया है, रिड्यूस एंड रीयूज़ रिसाइकिल। ये तीनों चीज़ें अगर फॉलो हो रही हैं तो फिर जो पेपर आइटम है वो आपका बार बार कम इनटू प्ले आता रहेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं उनको प्रिपेयर करके, और यहाँ आपको सारा आंसर इस मेरे लेक्चर में मिल ही गया है, तो वहाँ जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।